जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं पूछना चाहता हूँ सर, मेरी आवाज़ ऑडिबल है? यस सर, आपकी आवाज बहुत जी, ही शानदार आ रहा है शुक्रिया। और स्क्रीन भी गुरुजी। जी जी जी। सबसे पहले मैं सबको गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी एक बार अपने हैंड्स डाउन कर लें। मैं सबका कर देता हूँ सर। जी सर। मैं दोबारा एक बार सभी को गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ। सो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के बारे में। इंट्रोडक्शन मैं अपना देना नहीं चाहता क्योंकि कई बार हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में जैसे सर ने बताया कि मैं प्रोफेशनल बेस पे एक डॉक्टर हूँ। और ऐड ऑन मुझे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट्स, जहाँ कोई भी जो मार्केट्स हैं जहाँ पे कोई कंपनीज लिस्ट होती हैं, सो उनको एनालिसिस करने की मेरी एक कह लिए मेरा एक पैशन है। क्योंकि मैं एक एज अ इन्वेस्टर हूँ मार्केट में, मैं कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके बारे में एनालिसिस करता हूँ। सो आज के सेशन में मेरे ख्याल से बड़े लोग नए होंगे जिन्होंने शायद ये सेशन पहली बार सुन रहे होंगे, जो शायद पुराने हैं उन्होंने ये सेशन सुना हुआ होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जब समा बीत जाता है कि उनको कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या क्या बातें हमारी कंपनी के अंदर है, क्या फंडामेंटल्स हमारी कंपनी के हैं, क्या बिजनेस मॉडल हमारी कंपनी का है। सो आज हम डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे आज का सेशन मेरे ख्याल से वरिंदर सर जहाँ अनुराग सर लेने वाले थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। मेरा शेड्यूल भी काफ़ी बिजी था। प्रेजेंट टाइम मैं कहीं बाहर हूँ, चंडीगढ़ हूँ, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी की तरफ से एफर्ट रह रही है कि हर दिन जो हमारे कंपनी के साथ एसोसिएटेड पर्सन है उनको जो नॉलेज कंपनी देना चाहती है वो प्रॉपर प्रोवाइड करा सके। सो उसी एफर्ट को हम कभी कोशिश करते हैं ये टूटे ना। जो हम एक सीक्वेंस को लेकर आए हैं कभी टूटे ना, और लोग जो जिनके कोई क्यूरीज होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर उनको मिलते रहें। और मैं कोशिश करूंगा, एक्चुअली क्या होता है कि मेरे सेशंस थोड़े से लंबे हो जाते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन आज की मेरी एफर्ट रहेगी कि मैं अप्रॉक्स पूरे 1 घंटे में अपने सेशन को कवर अप कर दूं। सो आप ध्यान से जुड़ना, ध्यान से सुनना कि मैं क्या क्या कंपनी के बारे में बता रहा हूं, आपको क्लियरेंस मिलेगी कि एक्चुअली हमारी कंपनी क्या है। सो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। ओके। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में। अभी कुछ लोगों को तो पता होगा बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल क्या होते हैं, लेकिन कुछ लोग होंगे कि जिनको ये नहीं पता बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स क्या है। लेकिन हमें इनका पता होना चाहिए जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ। कोई भी कंपनी, ठीक है, जब मार्केट में आती है, कोई काम करती है, ठीक है, वो दो तरीके से चलती है, एक फंडामेंटल से, एक बिजनेस मॉडल से। बिजनेस मॉडल क्या होता है कि वो क्या काम लेकर आ रही है, क्या जो वो काम लेकर आ रही है उसका फ्यूचर है, क्या वो काम सक्सेसफुल होगा, क्या उसके बायर्स आएंगे, क्या वो मार्केट में उसका काम चलेगा, वो होता है बिजनेस मॉडल। फंडामेंटल होता है कि एक्चुअली में कंपनी स्ट्रांग कितनी है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसे रन कर रही है। मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं और ये परफेक्ट एग्जांपल है, मैं फिर से वही शेयर करना चाहता हूं। अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, ठीक है, ऑफ रोडिंग करने जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, वहां पे आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है मेनली। एक अच्छी गाड़ी की, दूसरी उसमें एक अच्छे ड्राइवर की। गाड़ी का इन सेंस, अगर आप ऑफ रोडिंग करने जाओ, जहाँ बर्फीले पहाड़ों पे जाओ, वहाँ पे छोटी गाड़ी नहीं चलती, आप स्टक हो जाओगे। वहाँ पे आपको 4x4 गाड़ी चाहिए, ठीक है, आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए। क्योंकि हर कंपनी, हर बिजनेस दुनिया का, आप कोई भी बिजनेस करते हो वो बिजनेस अप एंड डाउन से ही गुजरता है। सेम होती है हमारी ऑफ रोडिंग, अप एंड डाउन चलती है, ठीक है। हमारे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो अप एंड डाउन को झेल पाए लेकिन फिर भी आगे चली जाए। मेरे ख्याल से ऑफ रोडिंग के बारे में सभी को पता होगा। दूसरी चीज होती है फंडामेंटल। जरूरी नहीं होता कि आपकी गाड़ी अच्छी है वो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन अगर उसमें जो गाड़ी चलाने वाला है, अगर उसको स्किल्स नहीं ना है, उसके पास स्किल्स नहीं है,
वो भी आपकी गाड़ी को, अच्छी से अच्छी गाड़ी को अड़का देगा, गिरा देगा, हो सकता है कि आपको रास्ते में ही रोक दे। जो उस गाड़ी को चलाने वाला है उसके पास भी अच्छे स्किल्स होने चाहिए। इसी में हम बात करेंगे, जो हमारी गाड़ी है वो हमारा बिजनेस मॉडल है, जो हमारे वो चलाने वाले हैं, ठीक है, वो हमारे फंडामेंटल्स हैं। हम टोटली बात करेंगे हमारी गाड़ी में मीथर आईटीएस में, अगर हम किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, हमारी कंपनी में ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या ये काम करती है, आपको क्लियरेंस मिलेगी। जो नए हैं ना, जिनको नहीं पता, उनको लगता है कि प्रोबोटैक्स की बात होती है, सिर्फ प्रोबोटैक्स एक चीज़ है, लेकिन आपको क्लियरेंस मिलेगी कि कंपनी का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, कहाँ पे ये कंपनी स्टैंड करती है, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये कोई भी एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको पहले बता दूं। कोई भी गवर्नमेंट सेबी अलाउ नहीं करती आप किसी को भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस दो। ये टोटली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। क्योंकि मैं आपको एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, ये जो हम कंटेंट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ना, ये सिर्फ इस कंपनी के साथ एप्लीकेबल नहीं है। आप इसे किसी भी कंपनी के साथ एप्लीकेबल कर सकते हो। आप अगर किसी भी कंपनी में काम करते हो, स्टॉक मार्केट में काम करते हो, क्रिप्टो मार्केट में काम करते हो, नॉर्मली मार्केट्स में काम करते हो, कुछ भी करते हो, आपको ये पता चलेगा कि किसी कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं। ये टोटली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आप अपने तरीके से एनालिसिस कर पाओ ये चीज़ अच्छी है कंपनी या बुरी है। हम आपको टोटली एक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, लेकिन एनालिसिस करना आपका काम है, ठीक है। आप टोटली इसके ऊपर फोकस कीजिए, आप समझिए आपको इसको, आपका क्या काम रहना चाहिए। आप, जो मैं आपको फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल बताने जा रहा हूं, आप इनको कंपैरिजन कीजिए दूसरी कंपनीज के साथ। फिर आप देखिए कि क्या डिफरेंस है उन कंपनीज में, क्या डिफरेंस है इस कंपनी में। फिर आपको क्लियरेंस मिलेगी। क्यों, क्या होता है कि बहुत लोग, देखो सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं, हम पहले पहले कह रहा हूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, लेकिन जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, क्रिप्टो मार्केट में आते हैं, किसी तरह की मार्केट में आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही आते हैं। उनको ये होता है कि हम अगर किसी चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट हमें अच्छे आने चाहिए, ठीक है, और हम एक अच्छे मार्केट मार्जिन से मार्केट से कुछ ना कुछ लेकर जाएं। लेकिन क्या सभी ये चीज़ बना पाते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल मार्केट में ये चीज़ नहीं बना पाते। रीज़न बिहाइंड दैट है कि उनको कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस मॉडल नहीं पता होता। उनका फोकस टोटली होता है प्रॉफिट्स के ऊपर। वो टोटली फोकस करते हैं कि भाई कंपनी दे क्या रही है, ठीक है। इतना एग्जाम्पल के रूप में, कोई कंपनी आपको कल को दे कहे कि हम 12% देते हैं, हम 15% दे, आप, जो लोग प्रॉफिट्स को देखकर वहां चले जाते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर ये देखता है कि भाई कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, फंडामेंटल क्या है। अगर ये स्ट्रांग है, मुझे पता है कि सबसे पहले मेरा फंड सेफ होना चाहिए, फिर बाद में मैं बाकी चीजें सोचूंगा, ठीक है। अगर मेरा फंड ही नहीं सेफ, चाहे वो मुझे 50% दे दे, 10 दे दे, 5 दे दे, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे चांस है कि कल को मेरा फंड जा सकता है। पहले कंपनी का हमें बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए। हम टोटली बात करने जा रहे हैं उसी के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आपसे स्टार्ट करूंगा। आप पहले, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, एक वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि अ, आप लोगों को वैल्यू इन्वेस्टर की तरफ जाना है। अभी मैं आपको बता चुका हूं स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है, आप भी करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूं। कोई भी पर्सन जो मुझे सुन रहा है, किसी का ये एम नहीं होगा कि भाई हम तो कंपनी के लिए आए हैं, हम तो उसके लिए आए हैं। हर बंदा प्रॉफिट बनाना चाहता है। मैं फिर बता रहा हूं, हर बंदा अपनी लाइफ में प्रॉफिट बनाना चाहता है, लेकिन एक बंदा स्पेकुलेटिव बन जाता है, एक वैल्यू इन्वेस्टर बन जाता है। वैल्यू स्पेकुलेटिव कौन सा होता है? जो क्विक प्रॉफिट्स को चेज करता है कि जल्दी प्रॉफिट बन जाए, ठीक है। हाई रिस्क वाले कंपनीज में एसोसिएट होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। जो बंदा सिर्फ प्रॉफिट देखकर कहीं पे जुड़ता है, वो स्पेकुलेटिव। अगर आप लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, नए हैं पुराने हैं, अगर आप लोग सिर्फ प्रॉफिट देखकर इसके साथ एसोसिएट हो रहे हो, तो आप यहां पे भी स्पेकुलेशन कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको कंपनी का कुछ नहीं पता, तो आप आगे क्या बताओगे, आपको खुद को क्या पता है? तो आप तो टोटली एक हाई रिस्क ले रहे हो ना, जा तो बन जाएगा, जा चला जाएगा। तो ये गलत बात है। अगर आपको रियली कंपनी का पता है कि क्या करती है, कहाँ स्टैंड करती है, क्या उनके पैरामीटर्स है, तो आपको क्लियरेंस होगी कि नहीं यार, वो कंपनी, फॉर एग्जांपल के रूप में, मेरे हाथ में आईफोन है, ठीक है, और अभी हम सबको पता है ये एक ब्रांड है। क्यों ब्रांड है? क्योंकि इसके पास दो खासियत, सबसे मेन खासियत क्या है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी।
ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी और प्राइवेसी में बात करोगे, ये एंड्रॉयड को कई आगे लेवल तक बीट करता है। ठीक है। सो बड़े लोग इस फोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़े लोग इसको बाय करते हैं और इसका शेयर हमेशा ऊपर जाता है। सो आपको पता है कि ये एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में हमेशा चलता रहेगा और इसकी एक वैल्यू होगी। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टर बनना है ना, तो आपको फोकस करना पड़ेगा कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है कि कंपनी की असल वैल्यू क्या है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना प्रॉफिट क्या, आपने देखना कंपनी की वैल्यू क्या है। वैल्यू कैसे डिसाइड होती है कि यार, एग्जाम्पल के रूप में अगर आपके पास सामने दो बंदे हैं, ठीक है, दोनों बंदों में से मैं कहूँ आपको किसी को फंड देना है। एक बंदा बहुत मेहनती है, ठीक है, वो काफ़ी काम करता है, मेहनत करता है। दूसरा बंदा नशेड़ी है, कोई काम नहीं करता, कुछ ऐसा है। दोनों को फंड चाहिए, दोनों आपसे पैसा मांगते हैं, आप किसको दोगे? लेकिन नशेड़ी आपको कहता कि यार मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा, 10 दिन में दे दूंगा, आप मुझे पैसा दे दीजिए। जो मेहनत करता है वो कहता कि यार मैं 10 दिन में नहीं दे सकता, मुझे हो सकता है कि 2-3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, लेकिन मैं अपनी मेहनत करके दे दूंगा। वहां पे आपको पता कि आपका फंड लेट आएगा, डिले आएगा, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आपको पता है वहां पे आपकी इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग है। जो मेहनती बंदा आपको जल्दी दे देगा, लेकिन जो गैम्बलिंग करता है, जो सट्टा खेलता है, अगर आप उसको देंगे तो 100% आप रिस्क, आपको ये हो रहा है कि आपको जल्दी आ जाएगा, लेकिन रिस्क कितना बड़ा कि वो खत्म भी हो सकता है। सो वो टोटली स्पेकुलेटिव है। हमें किसकी तरफ जाना है? हमें जाना है वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स बनना है, ना कि स्पेकुलेटिव। यहां पे मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं। वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी और बाइंग इट्स प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी कहा कि चाहे आप एप्पल का फोन खरीद रहे हो, चाहे आप उसकी कंपनी खरीद रहे हो, वन थिंग रिमेन्स द सेम, यू मस्ट नो इट्स द ट्रू वैल्यू, बिकॉज बिहाइंड एवरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड वेरी रिलायबल प्रोडक्ट देयर स्टैंड्स अ वैल्यूएबल कंपनी। ठीक है, आपका टोटल फोकस उस कंपनी की तरफ होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं होना चाहिए एक्चुअली कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। स्पेशली व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी यू बिकम अ पार्ट ओनर। जब हम किसी कंपनी को 10 रुपए भी देते हैं ना, अगर मैं एप्पल की कंपनी का शेयर खरीदने के लिए इनको 10 रुपए भी दे रहा हूं, तो मैं उस कंपनी का 10 रुपए का पार्टनर हूं। आपने ये थिंकिंग सोच के चलना है कि मैं कंपनी का 10 रुपए का ओनर हूं। आप अपने आप को खुद ओनर समझ कर चलिए। रीजन क्या है? अगर आप ओनर समझ कर चलोगे तो आप एनालिसिस करोगे कि आपकी कंपनी करती क्या है, कौन से प्रोडक्ट बेचती है, कितनी सेल करती है, कैसे काम करती है, सब कुछ आप उसका एनालिसिस करोगे। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में कोई भी कंपनी हो आपके पास जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको ये नज़रिया रखना है कि वो मेरी कंपनी है, मैं उसका पार्टनर हूँ। ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरी कंपनी क्या करती है। अगर आप ये करना सीख गए तो आप प्रॉपरली बनोगे वैल्यू इन्वेस्टर। ठीक है। अब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें करनी क्यों चाहिए? ये मैं कह रहा हूं कि आपको बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहले आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, हेल्प्स अवॉइड द हाई बेस्ड और इमोशन इमोशन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, ड्राइवर कैसा है, गाड़ी कैसी है, आपको दोनों पता है। ठीक है, आपको चाहे वो कम सफर कराए, लेकिन आपको पता है कि आपका रिस्क कम है। लेकिन जब आपको पता है यार गाड़ी भी नहीं है आपके पास 4x4 और चलाने वाला भी नहीं अच्छा, तो वहां पे हाई रिस्क है। ठीक है, लेकिन जब आपको कंपनी के बारे में पता लग गया, आपको पता लग गया कि यार इस गाड़ी में ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, ये कह तो मुझे रहा है कि मुझे टॉप तक ले जाएगा, लेकिन रिस्क आई है, तो आप अवॉइड करोगे। जब आपको कंपनी के फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल पता चल जाते हैं किसी भी कंपनी के, वहां पे आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है, आपको पता चल जाता है इसके अंदर जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, रिवील्स सस्टेनेबिलिटी, आपको पता चल जाता है कि यार अगर इसका बिजनेस अच्छा है, ये अगर कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो लंबा समय टिकेगी। अगर नहीं कर रही तो ऑब्वियसली नहीं टिकेगी। आप सिर्फ प्रॉफिट देखकर नहीं डिसाइड कर सकते कि कंपनी कितना चिर टिकेगी। अगर कंपनी आपको 8% दे रही है, 4% दे रही है, इससे ये डिसाइड नहीं होता कि कंपनी क्या कितना चिर टिकने वाली है, क्या होना। आपको टोटली कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। आइडेंटिफाइज द ट्रू वैल्यू, एक्चुअली में आपको पता चलता है कि कंपनी की असल वैल्यू क्या है। मोस्टली क्या होता है, मैं बड़ी बार शेयर करता हूँ, जब हम शेयर्स की बात करते हैं, कंपनी के एम कॉइन की बात करते हैं, राइजर की बात करते हैं, दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका शेयर गिरता नहीं है। Amazon की कंपनी, एप्पल की कंपनी, मैं टॉप की बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, इंडिया की बात कीजिए, रिलायंस की कंपनी, अडानीज की कंपनी, टाटा की कंपनी उठा लीजिए, टाटा मोटर्स की कंपनी उठा लीजिए,
इनके शेयर भी 50, 60, 70। अमेजोन की कंपनी जो दूसरी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है वो तो 90% तक भी गिरी है, 96% तक गिरी है। लेकिन उनकी ट्रू वैल्यू जहां पे होती है वो वापस वहां पे रिटर्न करता है। पॉइंट समझिए। अप एंड डाउन जाना वो डिसाइड नहीं होता। लोग डिसाइड कैसे करते हैं, शेयर नीचे जा रहा है कंपनी बुरी है, शेयर ऊपर जाएगा कंपनी अच्छी है। लेकिन आपको पता है, दुनिया का कोई भी शेयर ऐसे जाता ही नहीं है। दुनिया का हर शेयर ऐसे जाता है, ऊपर नीचे। चाहे गोल्ड है, चाहे कोई कॉमोडिटी है, गोल्ड भी ऐसे ही जाता है। ठीक है। लेकिन उसकी असल वैल्यू क्या है, वो आपको पता चलता है कि अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही और वो उसका प्राइस शिखर पे है, ठीक है, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो आज नहीं तो कल उसका प्राइस नीचे आएगा। लेकिन जब आपको पता है ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसका फ्यूचर है, सब कुछ है, तो आपको पता कि इसकी वैल्यू भी कहाँ पे होगी, इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी जाएगी, क्योंकि ये उस बिजनेस में काम कर रही है जिसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर उस बिजनेस की डिमांड बढ़ेगी नहीं, ऑब्वियसली वो बिजनेस फेल होने वाला है। सो आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको उसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल का पता होना चाहिए। फिर हाईलाइट्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको ये पता चलता है कि उसमें यूनिकनेस क्या है दूसरी कंपनीज के मुकाबले। फॉर एग्जांपल उसके ओपोनेंट तो होंगे ना, हर बिजनेस का आज के समय में ओपोनेंट है। दूसरी कंपनी से हमारी कंपनी बेहतर क्या कर रही है, अगर दूसरी बेहतर कर रही है ऑब्वियसली उसकी तरफ शिफ्ट होइए। अगर ये बेहतर कर रही है उसकी तरफ जाइए। सेक्टर की तरफ देखिए कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सेक्टर्स की रेस चलती है। ठीक है। सेक्टर्स में वही एग्जांपल के रूप में कोई क्रिप्टो है, क्रिप्टो बड़ी सारी क्रिप्टो कोई किसी के ऊपर काम कर रही है, कोई किसी के ऊपर काम कर रही है, लेकिन 99.9% क्रिप्टोस कुछ नहीं कर रही। ठीक है। वो सब फॉल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन 99% क्रिप्टोस काम कर रही हैं, वो सॉरी जो 0.01% क्रिप्टोस काम कर रही है, उनमें भी रेस चल रही है। कौन कौन सेक्टर्स में काम कर रही है आपको एडवांटेज पता चलता है, अगर आपको पता हो कंपनी कर क्या रही है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि नहीं यार, मुझे कंपनी के बारे में पता है, मुझे प्रॉफिट नहीं देखने, कंपनी अच्छी है, आई विल गो विद दैट। आप डिसीजन लेने में बेहतर हो जाते हो, ये चीजें आपको बेहतर पता चलती हैं। सो बिजनेस मॉडल में हमें चीजें क्या देखनी होती हैं, अगर आप किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं, हम इथर की बात करेंगे, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, M20 की बात करेंगे। नॉर्मली अगर आप किसी भी कंपनी को देखते हो, आप देखते हो किस सेक्टर में काम कर रही है, हमें कोर ऑफरिंग क्या दे रही है, ठीक है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। कोर ऑफरिंग का मतलब होता है कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, और वैल्यू प्रोपोजिशन का होता है कि हमारे लिए कंपनी क्या लेकर आ रही है, दोनों में डिफरेंस होता है। हम सब कुछ देखते हैं इसमें। स्ट्रैटेजिक, उसके पार्टनर्स कौन है, पार्टनर्स भी बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि कंपनी कैसी है। बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी, आने वाले समय में वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, ये भी सारी चीजें डिसाइड होती हैं बिजनेस मॉडल से। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। सो हम बात करेंगे कंपनी के टोटली बिजनेस मॉडल के ऊपर। सबसे पहले, जिन लोगों को नहीं पता या जिनको पता है किस सेक्टर में काम करती है, आपको क्लियरेंस होनी चाहिए। ये कंपनी टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, टू सेक्टर्स में काम करती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दो सेक्टर्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर कौन सा है, फाइनेंस सेक्टर कौन सा है। मैं आपको एक बार चार्ट पे लेकर जाना चाहता हूँ, स्क्रीनर पे। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये विजिबल है स्क्रीन जो मैंने अभी शेयर की? यस गुरुजी, विजिबल है। जी जी, शुक्रिया। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी आपके साथ मैंने बात कही दो सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, इसको पॉइंट को ध्यान से समझना। आगे हम बात करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सा फाइनेंस, वो भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कंपनी ने ये सेक्टर क्यों चुने, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ना सिंपल जाइए, गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनीज, बेसिक, खुद सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए। अगर आप दुनिया की रिचेस्ट कंपनी, आपके सामने एक कोई भी चार्ट निकले आएगा, ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हम पहले कोई खोलते हैं। ये आपके सामने कुछ कंपनीज आ चुकी हैं, ठीक है। अभी कंपनीज कौन सी हैं, सबसे पहले आपके सामने कंपनी आ रही है नवीडिया। दूसरी कंपनी आ रही है एप्पल, तीसरी अल्फाबेट। अगर आप ये सीक्वेंस वाइज अगर इनके मार्केट कैप देखोगे ना, ट्रिलियन में है, 384 ट्रिलियन, 372 ट्रिलियन, 338 ट्रिलियन। अभी आप इन कंपनी को देखिए, नवीडिया किस सेक्टर में काम करती है।
जिन लोगों को पता है, जो टेक सेक्टर के साथ है, हमारे लैपटॉप जिसके साथ मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर कर रहा हूँ, हम जूम कॉल कर रहे हैं जिस लैपटॉप के ऊपर, इसके अंदर भी नवीडिया की चिप है। ठीक है। दुनिया की रिचेस्ट कंपनी है, टोटली टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर काम करती है। एप्पल। एप्पल किसका, ये अगर हम एप्पल फोन की बात करते हैं, टोटली किसके कारण चल रहा है? टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी के कारण। अल्फाबेट, गूगल क्यों सक्सेसफुल है? टेक्नोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी। अमेजॉन क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी। ब्रॉडकॉम क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी। मेटा क्या काम करती है? फेसबुक जिसकी आप बात करते हो, ये भी टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं। जो दुनिया की रिचेस्ट कंपनीज है ना, सभी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर को चुना है। ये सऊदी अरब को छोड़ दो, ये एक कंपनी है जो पेट्रोल सेक्टर में आती है, फ्यूल सेक्टर में आती है। उसके बाद टेस्ला। टेस्ला की नाइन्थ रिचेस्ट कंपनी है, लेकिन ये भी टेक्नोलॉजी के कारण ही है, क्योंकि टेस्ला जो टेक्नोलॉजी देती है आज के समय में दूसरी कारों में वो टेक्नोलॉजी नहीं है। सो टेस्ला भी अगर कामयाब है, द रीजन बिहाइंड दैट इज द टेक्नोलॉजी। फिर आती है टीएसएमसी, ये भी एक जापान की कंपनी है। ये टोटली क्यों है? ये भी टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। फिर आप बात करो बर्कशायर हाथवे। बर्कशायर हाथवे, अगर किसी लोगों को पता होगा तो आप एक बार सर्च करना। ये बर्कशायर हाथवे वैरेन बफेट की कंपनी है। ठीक है। और वैरेन बफेट किस में काम करता है? एक इन्वेस्टर है, वो टोटली फाइनेंस सेक्टर में काम करता है। लोगों के फंड्स को लेता है, ट्रेड करता है, ग्रो करके उनको रिटर्न्स बना कर देता है। फाइनेंस कम, देखिए, टेक्नोलॉजी के बाद अगर कोई कंपनी आती है बर्कशायर हाथवे, वो भी फाइनेंस सेक्टर की है। उसके बाद कुछ कंपनीज हैं, फिर आती है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन, ये भी एक फाइनेंस की कंपनी है। सबसे बड़े फाइनेंस सेक्टर हैं ये। लोगों के फंड्स को होल्ड करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको एक अच्छे रिटर्न्स बना कर देते हैं। ठीक है। फाइनेंस सेक्टर वाली ये कंपनी दुनिया की टॉप की कंपनीज है। उसके बाद टेंसेंट। टेंसेंट की बात करोगे, ये टेक के ऊपर है। टेंसेंट क्या करती है? पबजी गेम बनाई है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है। वीज़ा की बात कीजिए, वीज़ा भी फाइनेंस सेक्टर के साथ रिलेटेड है। मैं आपको ये दुनिया की रिचेस्ट कंपनीज, अगर आप इंडिया की रिचेस्ट कंपनी ढूंढने की कोशिश करोगे ना, रिलायंस, अगर आप उसकी रैंक देखोगे प्रेजेंट टाइम इंडिया की, आप बात करते हो, आप देखिए रिलायंस कंपनी की रैंक कौन सी है। 69th रैंक पे रिलायंस कंपनीज आती है। हमें लगता है कि अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस कितनी बड़ी है। आपको पता है ये 69th नंबर पे भी क्यों टिकी हुई है? क्योंकि इनके पास भी एक टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जियो। जियो के कारण 69th है। अगर जियो ना हो, आपको ये 100 में भी ना दिखे। सो टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है, जो लोग टेक्नोलॉजी में काम करते रहेंगे उनकी कंपनीज ऑब्वियसली लीडर रहेंगी। अगर आप ये सेक्टर्स को नहीं चुनते, आप आगे नहीं जा सकते। सो कंपनी ने बिजनेस मॉडल चुना है टेक्नोलॉजी का। ठीक है। सो हमारी कंपनी ने जो सेक्टर चुने हैं, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, आपको क्लियरेंस होगी क्यों ये सेक्टर चुने हैं। क्योंकि जब दुनिया की टॉप लीडर कंपनी टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस में है, सो बेहतर है कि हमें उसी में जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनमें आती है, और फ्यूचर भी इन्हीं का है। लोगों को अपने फंड्स को बढ़ाना है, लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। एआई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। सो टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी कौन सी। जब हम टेक की बात करते हैं ना, टेक भी आप सिंपल सी बात कीजिए, टेक्नोलॉजी तो एक रेडियो भी है, टेक्नोलॉजी तो एक टीवी भी है, टेक्नोलॉजी तो एक स्मार्टफोन भी है। सिंपल सी बात करूं, अगर मैं कहूं कि आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या आप रेडियो वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे? तो आप सिंपल कहोगे वो एक पुरानी चीज़ है, हम उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी डिमांड फ्यूचर में नहीं रहने वाली, ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम होगी। उसके अल्टरनेट आ गए, उसके बाद उसके टेलीविज़न आ गया, लोग टेलीविज़न की तरफ फोकस कर रहे हैं। टेलीविज़न आज के समय में उसकी भी डिमांड कम हो चुकी है, क्योंकि सभी के पास मोबाइल्स आ चुके हैं। मोबाइल्स पे वो यूट्यूब चलाया, वीडियोस चलाया, वो टीवी की तरफ ध्यान नहीं देते। टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती रहती है, इनोवेट होती रहती है। जो लोग ये चीज़ को नहीं समझते, अगर आप, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द जो रेडियो सुनते हैं आज वो रेडियो के साथ स्टक हैं, शायद टीवी तक आ गए होंगे। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, वो अभी प्रेजेंट टाइम फ़ोन के साथ इतना कोरिलेट नहीं हुए। उन्हें चला लेते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट लगता है, हमारे जितना इजीली वो नहीं चला सकते। ठीक है। आने वाली जनरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी आ रही है, शायद वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो, हमें शायद इन चीज़ों का पता ना हो, लेकिन फ्यूचर इनका है। आने वाली टेक्नोलॉजी वेब 3.0 की है। मैं इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इसी के ऊपर सेशन लेना हो, 2-3 घंटे का सेशन इजीली हो सकता है। वेब 3.0 क्या है?
ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, ये पूरी दुनिया को कैप्चर करने वाले हैं। ब्लॉकचेन सिंपल सा बताता हूं। इंडिया की बात कीजिए, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक प्रेजेंट टाइम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करता है, फॉरेन की ट्रांजैक्शन करता है, ब्लॉकचेन के ऊपर करता है। अगर इंडिया में प्लान क्या कर रहे हैं आने वाले समय में, जो हमारी रजिस्ट्रीज होने वाली हैं वो टोटली ब्लॉकचेन्स के ऊपर होने वाली है। क्रिप्टो के रिलेटेड हमारी इंडिया खुद काम कर रहा है, रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रहा है, सीबीडीसी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। मेटावर्स के उतने ऊपर कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, आप सिंपल ये देखिए। यहाँ पे जो मैंने साइड पे लिखा है ना, massive market potential according to emergent research, the global web 3.0 market size is expected to the reach 81.5 billion by 2030, growing at the CAGR of the 43%। मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा जाग रहा है, ये मार्केट ऊपर जानी जानी है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि लोगों का कैसे जाग रहा है, मतलब क्यों ये जाएंगी। अगर जो कंपनीज मैंने आपको बताई अभी, नवीडिया, amazon, बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल, फेसबुक, ये सभी कंपनीज लाइक मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आर इन्वेस्टिंग बिलियंस इन वेब 3.0 इंफ्रास्ट्रक्चर। आप आप मेरी बात ना सुने, आप गूगल पे जाइए। आप सिंपल जैसे ये मैंने आपके साथ कंपनी शेयर की थी, नवीडिया शेयर की थी आपके साथ। ठीक है। आपका कंसेप्ट क्या रहेगा, मैं सभी कंपनीज नहीं दिखाऊंगा, आप एक एक कंपनी को सर्च करिए। नवीडिया, क्या नवीडिया किसी में इन्वेस्टमेंट कर रही है? वेब 3.0 की बात कर देते हैं। वेब 3.0 में जब हम बात करते हैं, ये देखिए, मेटावर्स इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको बताना चाहता हूँ, नवीडिया दुनिया की नंबर वन कंपनी। आप देखिए नवीडिया इन मेटावर्स, नवीडिया मेटावर्स सर्च कीजिए। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, नवीडिया मेटावर्स इन्वॉल्विंग बिल्डिंग अ 3D प्रेजेंट। आप ये छोड़िए, आप डिटेल में जाइए, आप इनकी वेबसाइट पे जाइए। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो ना, ये खुद का एक मेटावर्स बना रहे हैं, ओमनीवर्स। दुनिया की नंबर वन कंपनी, रिचेस्ट कंपनी खुद का मेटावर्स तैयार कर रही है। इसके बाद आप एप्पल के ऊपर जाइए, आप एप्पल को सर्च कर लीजिए। एप्पल मेटा, आप सर्च कीजिए, केली केली कंपनी को सर्च कीजिए। एप्पल ने जो विजन प्रो बनाया है वो किस काम के लिए, ये किस काम के लिए? टोटली इसमें मेटावर्स काम करता है। मेटावर्स की दुनिया, वर्चुअल रियलिटी, उसके बाद मिक्स्ड रियलिटी आती है। ठीक है। ऑगमेंटेड, सॉरी, एक और रियलिटी आती है, मतलब जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी में आप एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको सामने की चीज़ें भी दिख रही हैं और आपको जो वर्चुअल दुनिया भी दिख रही है, और मिक्स्ड में आप दोनों चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है। सो मल्टीपल रियलिटीज में ये चीजें एप्पल भी काम कर रहा है, बाकी रे बैंड, बड़े बड़े ब्रांड्स बात कर रहे हैं। आप ऐसे ही करके अकेली अकेली कंपनी को सर्च कीजिए। अल्फाबेट, गूगल का आप सर्च कीजिए, क्या गूगल इसमें काम कर रही है? आप ऐसे सर्च कीजिए, गूगल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग इन वेब 3.0, चाहे आप मेटावर्स लिखिए, ठीक है, ब्लॉकचेन लिखिए। यस, गूगल इज एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन सपोर्टिंग वेब 3 थ्रू द गूगल क्लाउड। आप सर्च कीजिए, आप इनके बारे में डिटेल निकालिए, आप जितनी रिसर्च कर सकते हैं गूगल क्लाउड के ऊपर जाइए। वेब 3 इनका खुद का बन रहा है। हर कंपनी, फेसबुक का तो नाम ही मेटा पड़ चुका है, जब हम जाते हैं ना आप देखते हो। ठीक है। लेट मी ओपन दिस। amazon, amazon भी काम कर रही है, मेटा भी काम, मेटा, ये देखो मेटावर्स के ऊपर बन चुका है। हर कंपनी इसको प्रमोट कर। आप रिलायंस की बात कीजिए, इंडिया की टॉप की कंपनी तो हम रिलायंस मानते हैं ना, आप रिलायंस की तरफ जाइए। क्या रिलायंस, रिलायंस को इन्वेस्टमेंट कर रहा है? रिलायंस इन्वेस्टमेंट इन, सॉरी, मेटावर्स, सर्च कीजिए आप ये सारी चीजें। कोई भी कंपनी जो टॉप की है, आपको क्लियरेंस मिलेगी। अभी आप देखिए यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैव मेड द इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मूव्स इन द टेक्नोलॉजीज। ये खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन फेब्रवरी 2022 इन्होंने अराउंड 112 करोड़ इन्वेस्ट किया है उसमें। 112 करोड़, 15 मिलियन के
25% स्टेक लिया है। टू प्लेटफॉर्म्स, आप पूरा पढ़िए, इनको डिटेल में पढ़िए, आप जाइए। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि इनको फ्यूचर दिख रहा है कि फ्यूचर किस चीज़ का है। जो कंपनीज, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, जो कंपनी की वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज हैं, वो सभी इसकी तरफ अपना फोकस कर रही हैं। आपको भी क्लियरेंस होनी चाहिए कि किस सेक्टर में जाना है, क्यों जाना है। ये आज हमें नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले टाइम में जब मेटावर्स, वेब 3.0, ब्लॉकचेन सभी सामने आएगा, आप जस्ट एक कंज्यूमर बन के रह जाओगे, आपको नहीं पता होगा। आप कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है? एप्पल कंपनी को पहले कोई नहीं जानता था, आज सभी जानते हैं, क्योंकि आज हमारे पास उनके फोन है। ठीक है। Amazon कंपनी को पहले कोई नहीं जानता था, जब इनका शेयर था अप्रॉक्स 6 सेंट के पास, 26 सेंट के पास गया था, आज 200 का शेयर सभी को पता है। ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज उठाइए, ये सभी कंपनी, एप्पल का शेयर जब 70-80% गिरा था, तब कोई नहीं जानता था स्टार्टिंग में। इनके जो कंपनी, जिसने एप्पल कंपनी बनाई थी, पार्टनर था, वो भी छोड़कर चला गया था, अपना शेयर बेच दिया था। उसको खुद को नहीं पता था एप्पल आने वाले समय में क्या बनेगा। जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, वो जस्ट और जस्ट आने वाले समय कंज्यूमर बनते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझे, फ्यूचर किस चीज़ का है। जब आपको ये चीज़ें पता लगेंगी, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आप किस सेक्टर में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और क्या आपको वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। इसमें कंपनी, बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखें कौन कौन सी कंपनीज, मेटा, आप रिसर्च कीजिए, ये चीज़ें मत पढ़िए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन खुद का रिसर्च करिए, आपको ये सभी चीज़ें नेट के ऊपर मिलेंगी। सैमसंग, वीज़ा, टेंसेंट, टेंसेंट जो पबजी गेम बनाई है, वो टोटली मेटावर्स में आ रहे हैं। और वो वर्ल्ड की अभी 13th-14th रिचेस्ट कंपनी है। रिलायंस अभी कितनी बड़ी है, क्यों आ गया? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है। आपको पता होना चाहिए, नाइकी जो ब्रांड है, वो भी मेटावर्स में आ रहा है। ठीक है। ये बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको दिख रहा है कि आने वाला फ्यूचर किस चीज़ का है। हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए, तो हमें बेटर वहाँ पे हम कुछ निकाल सकते हैं। फिर फाइनेंस एंड ट्रेडिंग, जिसकी मैं बात कर रहा था कि दूसरा हम फाइनेंस में काम कर रहे हैं। फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, नॉर्मली द ग्लोबल ट्रेडिंग, क्योंकि देखो हमारी कंपनी ट्रेडिंग सेक्टर में काम करती है, फंड्स को ट्रेड करती है। जैसे मैं जेपी मॉर्गन की बात करता हूँ, वैरन बफेट की बात करता हूँ। ठीक है कि उतने बड़े फंड्स नहीं है। ठीक है। हर कंपनी अगर किसी सेक्टर को चुनती है, छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है। जब वैरन बफेट ने स्टार्ट किया था, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो बंदा तो अखबार बेचता था, चिंगम बेचता था। अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाओ, 11 ईयर की एज में उन्होंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी। आज उनके पास दुनिया की, वर्ल्ड की रिचेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक है। हर बंदा स्टार्टिंग करता है। हमारी कंपनी ने सेक्टर बहुत अच्छा चुना है, वहां पे ट्रेड्स करते हैं, ट्रेडर को हायर करते हैं। अबाउट 2030 तक ये भी 30 ट्रिलियन तक वॉल्यूम जनरेट कर सकती है। अब पहले ट्रेडिंग बहुत बड़ी इजी नहीं होती थी, डिफिकल्ट होती थी, आपको बड़े चार्ट्स को पढ़ना पड़ता था, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप शीट्स को देखते थे। फिर लैपटॉप्स आ गए, आज के समय में तो एल्गोरिदम ट्रेडिंग आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सपोर्ट कर रहा है। जहाँ पे लोगों के प्रॉफिट के चांसेस बढ़ गए हैं, लोग इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनको ईजी हो रहा है ट्रेडिंग करना। जितने ज़्यादा लोग इसमें के अंदर आएंगे, उतना ही ज़्यादा इस सेक्टर की ग्रोथ होने वाली है। मोर देन 150 मिलियन न्यू रिटेल इन्वेस्टर हैव एंटर द मार्केट इन द लास्ट 5 ईयर्स। 5 सालों में 150 मिलियन से ज़्यादा लोग आगे। क्यों आगे? क्योंकि उनको पता है कि इस सेक्टर की ग्रोथ कैसे हो रही है। हम भी आ रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स भी आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला फ्यूचर इन सेक्टर्स का है। सो ये तो बात होगी कि कंपनी का, हमने बात की किस सेक्टर में काम करता है। दूसरा आ गया कोर ऑफरिंग, कंपनी हमें क्या दे रही है। एक तो कंपनी का कोर ऑफरिंग है प्रोबोटेक्स, ये सभी को पता है, जो सुनते हैं। प्रोबोटेक्स के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाते हैं। एक ट्रेडिंग बोट है जो एआई टेक्नोलॉजी और मैनुअल ट्रेडिंग के साथ चलता है, कंपनी वो हमें प्रोवाइड कर रही है। टोकन बेस्ड इकोसिस्टम दे रही है, एमकॉइन और राइजर। जिस मेटावर्स की हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि आने वाला टाइम मेटावर्स का, बिलियंस ऑफ डॉलर बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी का खुद का मेटावर्स आ रहा है, खुद का मेटावर्स, और उसी के अंदर उनके टोकन्स, क्योंकि मेटावर्स की दुनिया को रन करने के लिए वहां पे, वहां की करेंसी चलती है, वहां पे कॉइन्स बनते हैं, वहां पे टोकन्स बनते हैं, वो सिस्टम बनता है। कंपनी का खुद का बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है इस गेम में। कंपनी टोटली उसी सेक्टर में जा रही है, अपना मेटावर्स बिल्ड कर रही है, एक गेम में आ रही है, जहां पे जे खुद का मेटावर्स को दुनिया के सामने लेकर आएगी, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज लेकर आएंगी, यहाँ पे जे भी लेकर आएगी। ठीक है। वहां पे आप शॉपिंग कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो। पहले आप मेटावर्स को समझिए, खुद वीडियोस देखिए,
क्या होता है, फिर हमारी कंपनी का मेटावर्स भी देखिए। अभी दिखा नहीं सकते, फिर लेंथ में कह रहा हूँ बहुत लंबी हो जाएगी। फाइनेंशियल एंड लिटरे सॉरी फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कम्युनिटी सपोर्ट। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी भी दे रहे हैं, एग्जाम्पल आपको नॉलेज देते हैं। ये अगर मेरी ये जूम कॉल है, आपको शायद कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, चाहे ज़्यादा ना मिले, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो आपको पता चलेगा, नई बात पता चलेगी। ये चीज़ कंपनी हर वीक में कितनी बार करती है, 3-4 बार करती है। आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही है, कम्युनिटी सपोर्ट मिलती है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है, आप अपने लीडर से बात करते हो, मैनेजमेंट से बात करते हो, वहाँ से एकदम से सपोर्ट आती है। अगर कोई भी एरर आता है, कम मैनेजमेंट तभी वहाँ से अपना रिव्यू देता है। ये कोर ऑफरिंग्स है कंपनी, ठीक है। आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड, अगर कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, खुद की ट्रेडिंग करना चाहता है, वहाँ पे कोर्सेज हैं, वो भी दे रहे हैं कोर ऑफरिंग में। अभी कंपनी रियल स्टेट में भी आ चुकी है, ठीक है। सो रियल स्टेट में कंपनी, देखो, जब हम बात करते हैं वर्चुअल का, ये उतली बातें सी सभी वर्चुअल की, लेकिन जब बड़े लोगों की साइकोलॉजी होती है कि फिजिकल क्या है, तो कंपनी रियल स्टेट में भी आ रहा है, खुद की अपने पैरों को फिजिकल स्टेट में भी जमा रहा है, ठीक है। वहां पे जुमेरा ट्रायंगल विलेज, आप सर्च कीजिए। वन ऑफ द पॉश एरिया है दुबई का, जहां पे कुछ गिनती की 2 से 3 कंपनीज हैं जो अपनी बिल्डिंग्स वहां पे बना चुकी है। बिनगाटी मेरे ख्याल से उस कंपनी का मुझे परफेक्ट नेम नहीं पता, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है। उसी के साथ ये अपनी बिल्डिंग को खड़ी कर रहे हैं। सो वन ऑफ द, और वहां पे और बिल्डिंग्स बन भी नहीं सकती। यहाँ पे ये M1 टावर है, ये M20 तक लेकर जाएंगे। सो कंपनी अपने आप को हर जगह पे स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है रियल स्टेट की। अगर कोई बंदा रियल स्टेट में आना चाहता है, कंपनी हैव कोर ऑफरिंग फॉर दैट। फिर हम बात करते हैं सिंपल, ये मेटावर्स। मेटावर्स में हमें कोर ऑफरिंग गेमिंग का ऑप्शन मिल रहा है। जो लोग गेमिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, जो लोग बिजनेस मीट्स करना चाहते हैं, जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, ये सब कुछ कंपनी की कोर ऑफरिंग है, जिसमें आपको एम कॉइन और राइजर के द्वारा कर सकते हैं। फिर प्रोबोट एक्स की जो सर्विस है, वो भी हम बता चुके हैं कि कंपनी यहाँ पे ट्रेडर्स को प्रोवाइड कर रही है, आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जो आपके फंड्स को ट्रेड करके देती है। सो ये कंपनी की मेजर कोर ऑफरिंग्स है। M1 टावर रियल स्टेट की जिसकी बात कर रहे हैं, आपको अभी बताया जुमेरा ट्रायंगल विलेज में। आप सर्च कीजिए कहाँ पे ये स्टैंड करता है, कैसा एरिया है, कितनी दूर, क्या क्या चीज़ें हैं। एक पॉश एरिया में अपना एक बिल्डिंग को स्टैंड कर रही है, सो कंपनी वहाँ पे भी आ रही है। फिर हम बात करते हैं तीसरी चीज। तीसरी चीज है इकोसिस्टम और रेवेन्यू मॉडल। कंपनी, आप पॉइंट समझिए, कंपनी का जो इकोसिस्टम है ना, बड़े लोग सोचते हैं शायद मे बी प्रोबोटेक्स में इन्वेस्टमेंट करके कंपनी हमसे शायद फंड लेती है। आपको एक चीज बताता हूँ, कंपनी का एक रेवेन्यू मॉडल है। जैसे टाटा की मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, टाटा तो चलो बहुत बड़ा ब्रांड है, टाटा स्टील है, टाटा केमिकल है ना, टाटा टेक्नोलॉजीज है। ऐसे टाटा कई सेक्टर में काम करती है, रिलायंस कई सेक्टर में काम करता है, अडानी कई सेक्टर्स में काम करता है। सो इसी तरीके से हर डेवलपिंग कंपनी अपने आप को मल्टीपल सेक्टर्स में लेकर जाती है। क्यों लेकर जाती है? कि हमें रेवेन्यू आता रहे। अगर रेवेन्यू आता रहेगा, सो ऑब्वियसली कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी तो ही कंपनी आगे बढ़ेगी ना। मुझे उस कंपनी की तरफ नहीं जाना जो हमारे फंड्स के ऊपर टिकी हुई है, जिसको को मैं फंड दे रहा हूँ, उसके कारण वो चल रही है। मुझे चाहिए कंपनी के खुद के प्रोडक्ट बिकने चाहिए, खुद को कमाई होनी चाहिए। अगर उनकी पॉकेट में कुछ आ रहा है, सो वो मेरे फंड को गलत यूटिलाइज नहीं करेंगे। सो कंपनी के पास अपना टोटल एक इकोसिस्टम है। राइजर, एम कॉइन, प्रोबोटेक्स, टोकन लैब, जहाँ पे आप खुद की क्रिप्टो जनरेट कर सकते हो। M20 कार्ड, M20 चेन, खुद की ब्लॉक चेन, जहाँ पे कई प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं, आ भी रहे हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, एम मेटा राइज, ट्रेड बिट, क्लियर्स प्रो, ये सभी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है। कंपनी कई जगह से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है, बिल्ड कर रही है। उनको आपके फंड्स की नहीं पड़ी, उनको मेनली एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी बनाना है इस सेक्टर में, ठीक है। वेब 3.0 सेक्टर में ये सारे कंपोनेंट वेब 3.0 के ही हैं। सो उस सेक्टर में अपने आप को ये लीडर बनाना चाहते हैं। लीडर बनाने के लिए हर सेक्टर में अगर नहीं काम करेंगे तो ये पीछे रह जाएंगे। इनको वहीं से, इनको सबसे मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन। कंपनी हमारे लिए वैल्यू क्या लेकर आ रही है? कंपनी एक सस्टेनेबल
रिटर्न्स लेकर आ रही है, कोई ओवर हाइप नहीं है। वो मैं आपको प्रोबोटेक्स की वीडियो में डिटेल में शेयर करता हूँ। जिन लोगों ने सुनी है मेरे ख्याल से उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं सुनी हम कभी फिर सेशन लेंगे, आप सुनना, आपको डिटेल में पता चलेगा प्रोबोटेक्स कैसे काम करता है। सो हमारे लिए मंथली रिटर्न्स की अपॉर्चुनिटी है, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। ठीक है। अब क्या होता है जब आप किसी एक सेक्टर में जाते हो ना, आपको चाहते हो कि यार मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपको सारे सेक्टर्स जैसे सीमलेस प्लेटफॉर्म ऑफर ट्रेडिंग, टोकन यूटिलिटी, मेटावर्स, कम्युनिटी, सभी चीज़ें एक रूफ के अंडर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। सभी चीज़ें आपको एक जगह मिल रही हैं। अर्ली स्टेज एडवांटेज मेरा एक ही रहता है कि अगर आपको अर्ली स्टेज एडवांटेज मिल जाए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि जब कोई चीज़ स्टेबल हो जाए ना, बड़ी हो जाए, ठीक है, जब कंपनी बड़ी हो जाती है वो स्टेबल हो जाती है, फिर वहां पे इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं देख सकते। लेकिन जब कोई कंपनी, जब एप्पल आज से 20 साल पीछे ले जाओ, वो अर्ली स्टेज एडवांटेज था। ठीक है। अमेजोन की बात कीजिए, 20 साल पहले अर्ली स्टेज एडवांटेज था। ईवी की बात कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, आज से 3 साल पहले अर्ली स्टेज एडवांटेज था। एआई टेक्नोलॉजी जस्ट आज से 3 साल पहले अर्ली स्टेज एडवांटेज था। लेकिन आज वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वेब 3.0, वेब, मेटावर्स, ये अभी अर्ली स्टेज एडवांटेज है। ठीक है। एग्जाम्पल, आप राकेश झुनझुनवाला की बात कीजिए। टाइटन कंपनी आपने सुना होगा, मोस्टली लोगों से पूछूं क्या करती है, आप कहोगे घड़ियां। लेकिन उनका 90% के करीब बिजनेस आता है गोल्ड से। तनिष्क उनका ब्रांड है। उन्होंने तब उसमें इन्वेस्टमेंट की थी जब उन्होंने अपना नया सेक्टर लेकर आए थे, गोल्ड का। ठीक है, उनको दिखा ये अर्ली स्टेज में है, ये ऐसा टाटा की कंपनी है, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं आने वाले समय में, इसकी ग्रोथ की बहुत बड़ी हो सकती है। तब शेयर का प्राइस था मेरे ख्याल अप्रॉक्स 3 के करीब था, आज 3000 के करीब है। 20 साल की बात कर रहा हूँ। सो कंपनी ने इतनी बड़ी ग्रोथ दी। सो आप चीज़ों को समझिए कि अर्ली स्टेज एडवांटेज होती है जब आपको पता है कि इस चीज़ की आने वाले समय में डिमांड बहुत बड़ी रहने वाली है। लेकिन आज ये डेवलपिंग स्टेज में है, आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है। फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फ्यूचर में जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की यूजेज आने वाली है, वो सारी चीज़ें कंपनी के पास हैं। एआई, वेब 3.0, मेटावर्स, ठीक है, सभी चीज़ें फाइनेंशियल सिस्टम के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये सभी फ्यूचर की चीज़ें हैं। कंपनी वो चीज़ें दे रही है, पास्ट की बातें नहीं कर रही, फ्यूचर की बातें कर रही है, जिसकी डिमांड आने वाले समय में रहने वाली है। फिर आगे कंपनी के पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन से हैं, ये बहुत मैटर करता है। होता है ना कि आप कहते हो कि भाई जिस बंदे की जैसी कंपनी होगी, वो बंदा वैसा ही, हम उसको वैसे ही देखते हैं। अगर मडीर के साथ आप कहिए, मतलब कि आवारागर्दी बाहर घूमता रहता, तो उसका नजरिया भी वैसा बन जाता। अगर वो कहीं पे अच्छी जगह बैठता उठता तो आप उसको एनालिसिस करते हो कि यार ये भी अच्छा होगा। लोगों का ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और होता भी ऐसे ही है। सो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि रियली आप कहाँ स्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके पार्टनर अगर आप देखोगे, बड़े अच्छे अच्छे पार्टनर, डिप्लाई, बिग बाइट, ई स्क्वायर लीगल, अभी तो और भी आगे इसमें सभी नहीं ऐड है, क्योंकि ये मेरी पीपीटी कुछ समय पहले की है। लेकिन अगर मैं ऐड करूं इसमें 3-4 पार्टनर्स अभी और भी ऐड हो जाएंगे। सो कंपनी के पास इतने स्ट्रॉन्ग, फ्रैंक मुलर की बात कीजिए, आगे मैं लेकर चलता हूँ। गीगा स्पीड इनका पार्टनर है। फ्रैंक मुलर घड़ियों का बहुत बड़ा ब्रांड है। सीआर्स में इनकी घड़ियों की वैल्यू होती है। ये इनके साथ क्यों पार्टनरशिप करेंगे? कोई, अगर आप किसी कंपनी के साथ जाओ, आपको कि यार मुझे पार्टनरशिप करनी है, तो कर लेंगे। ब्रांड हमेशा ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करता है, उनको पता है कि इनकी वैल्यू क्या है। सो दे हैव द स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स। ठीक है। क्लियो, जो एक ट्रेडिंग बड़े, मतलब कि एफसीए के द्वारा रेगुलेटेड टीम है, ये इनके साथ पार्टनर है। ये क्यों आए ट्रेडिंग में इनके साथ? ये तो एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट था, लेकिन फाइनेंस को इन्होंने मैनेज किया, ये साथ आए। क्यों साथ आए? क्योंकि इनको दिखता था कि इनकी कंपनी बड़ी स्ट्रांग है, कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है। मास्टर कार्ड, अब आगे बात करते हैं मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। इन दो कार्ड्स की ये सर्विस लेकर आए। ठीक है, सर्विस लेनी इतनी इजी नहीं होती किसी भी कार्ड की, ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। इन दो ब्रांड्स के साथ ये अपनी सर्विस लेकर आए हैं। ठीक है। सो वो सर्विस इनको कितनी आगे लेकर जा सकती है, आप समझ सकते हो। मास्टर कार्ड और वीज़ा बिजनेस कार्ड की सर्विस लेनी इतनी इजी नहीं है। वो कहीं वहाँ पे आपको नॉर्म्स के थ्रू जाना पड़ता है, कहीं आपको प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, आपके पेपर वर्क्स होते हैं, फिर जाकर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती। फिर फिर कंपनी के पास बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है? ठीक है। अगर कोई कंपनी, ठीक है, इन्होंने बना ली, अच्छी है, लेकिन ये कैसे आगे फ्यूचर में क्या करते रहेंगे? अगर किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या यहाँ तक ही सीमित है? क्या आगे भी इसको लेकर जाएंगे? सो मीथर्स क्लियर रोड मैप फॉर द एक्सपेंशन एंड द मास अडॉप्शन। मतलब कि इसके, इनके पास एक रोड मैप है, ये अपने आप को डीपनिंग
पहला पॉइंट पढ़िए, इकोसिस्टम डीपनिंग। ये अपने इकोसिस्टम को छोटा नहीं कर रहे, किसी प्रोडक्ट को कम नहीं कर रहे, ऐड ऑन करते जा रहे हैं। अभी मैंने आपके साथ इतने प्रोडक्ट शेयर किए, लेकिन एक प्रोडक्ट नहीं शेयर किया। अभी जो लॉन्च होने जा रहा है, क्लीन फाइनेंस के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स आया करेंगी, वहाँ से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, आप लोगों को बेनिफिट होगा। सो ये अपने इकोसिस्टम को डीपनिंग, एक नई कंपनी इनके साथ पार्टनरशिप कर रही है। ठीक है, रियल स्टेट इनके साथ पार्टनरशिप कर रहा है एडिशनल, और ये अपना वैलेट लेकर आ रहे हैं। अभी बड़ी चीज़ें मैंने इसमें स्किप की हैं, ऐड नहीं की, लेकिन ये सभी चीज़ें आ रही हैं। ये अपने आप को डीप ग्रो कर रहे हैं। जोग्राफिकल एक्सपेंशन, डिफरेंट कंट्रीज में, जे हर कंट्री में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली तभी ग्रोथ होगी। कम्युनिटी इंपावरमेंट, कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी को स्ट्रांग कर रहे हैं। टोकन की यूटिलिटी को बढ़ा रहे हैं, टोकन ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो। एआई, डीफाई लीडरशिप, देखो, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय का सबसे बड़ा मेजर टूल है। आज के समय में चैट जीपीटी, ठीक है, आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस की बात करो, सभी एआई के ऊपर काम करती हैं। लेकिन जब हम वेब 3.0 की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एआई, जिनके ऊपर मेजरली काम कर रहे हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं ताकि हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ पाए। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, सीमलेस एवरीडे यूज ऑफ द मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड नहीं, अब तो वीज़ा कार्ड भी है इसमें। सो मतलब कि जिन लोगों को क्रिप्टोस को यूटिलाइज करना नहीं आता था, क्रिप्टोस कहाँ लेकर जानी है, उनको यूज करने के लिए एक सर्विस लेकर आनी, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो चीज़ लेकर आए। सो इनके पास बड़ी स्ट्रैटेजी है, हर टाइम ये स्ट्रैटेजी के ऊपर इनके पास रोड मैप है कि आगे क्या करना है। जैसे इस मंथ में मोस्ट ऑफ द चांस है, इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में ये वो क्लीन फाइनेंस के साथ जो जिनके साथ पार्टनरशिप हुई है, ऐप लेकर आएंगे। अगले क्वार्टर में कुछ और लेकर आएंगे, अगले क्वार्टर में और कुछ लेकर आएंगे। ये अपने रोड मैप में रुकने, अपने आप को पार्टनरशिप करते करते ग्रो करते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये कंपनी टोटली एक ऐसी चीज लेकर आ रही है, ऐसी गाड़ी बना रही है, जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, आने वाला सेक्टर है, आने वाली ग्रोथ की स्ट्रेटजी है, उसमें ये परफेक्ट चलेगी। ठीक है, अप एंड डाउन हर चीज़ में आएंगे आने वाले टाइम में। एआई टेक्नोलॉजी, आपके जो वेब 3.0, क्योंकि अर्ली स्टेज है ना, अर्ली स्टेज में हर चीज़ को प्रॉब्लम्स आती हैं, अप एंड डाउन, लेकिन क्या टिक पाएंगे, मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। क्योंकि इनके पास सारी स्ट्रेटजीज हैं, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं मेटावर्स, कोई थर्ड पार्टी नहीं इनके पास आ रही, खुद का मेटावर्स है, खुद की ब्लॉकचेन है, सब कुछ खुद का है। थर्ड पार्टी तो इनके पास आ नहीं रही ना किसी, चलो थर्ड पार्टी, क्योंकि ये चीज़ें मिलियंस ऑफ डॉलर से बनती हैं, ऐसे नहीं कि घर पे बैठे हैं यार करोड़ 2 करोड़ में बन गई, मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट होते हैं, और एक दिन में नहीं बनती, कई ईयर्स का प्रोसीजर रहता है। मेटावर्स फेसबुक आज भी बना रहा है, नवीडिया आज भी बना रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आज भी मेटावर्स को बना रही हैं, हमारी कंपनी भी आज भी मेटावर्स के ऊपर काम कर रही है। उनको पता है एक दो दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, कई ईयर्स लग जाएंगे बनने में। सो कंपनी टोटली काम करती रहेगी, तो ऑब्वियसली एक स्ट्रांग प्रोजेक्ट को लेकर आएगी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स को वहां पे टैकल कर पाएगी, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगी, अपने आप को लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करा पाएगी। यही कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है। फिर आते हैं हम फंडामेंटल्स के ऊपर, थोड़ा सा फास्ट कवर करूंगा जो आपका टाइम ज़्यादा ना लूं। हमने बात की बिजनेस मॉडल की, कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, ठीक है, आप कहते हो कि स्ट्रांग है, लेकिन फंडामेंटल्स क्या है? फंडामेंटल्स में हम फोकस करते हैं रजिस्टर्ड एंटाइटी, कंप्लायंस, सिक्योरिटी एंड ऑडिट, मैनेजमेंट स्ट्रेंथ एंड विजन, रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज, एसेट ग्रोथ स्ट्रेंथ, इकोसिस्टम ग्रोथ एंड कम्युनिटी सपोर्ट एंड मोर्स। इन सभी की बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे, आप इनको समझें, आपको क्लियरेंस मिलेगी कि एक्चुअली में कंपनी फंडामेंटली कहाँ स्टैंड करती है। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशंस की। देखो, कोई भी कंपनी हो दुनिया में, स्पेशली क्रिप्टो टाइप कंपनी, जहाँ जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है, वेब 3.0 के ऊपर काम कर रही है, उनकी रजिस्ट्रेशंस तो होनी चाहिए। आपको मार्केट में इतनी क्रिप्टोज, इतनी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो इस मार्केट में काम करती है, क्रिप्टो रिलेटेड मार्केट, ब्लॉकचेन, उनकी कोई रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है, जस्ट वो हवा में सेल हो रही है, आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। ये इनकी M20 जो ब्लॉकचेन है, वो BVI में रजिस्टर्ड है, मीथर DMCC में, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर में रजिस्टर्ड है, मीथर ITES एस्टोनिया में रजिस्टर्ड है, क्लियोस यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है, इन इंडिया अंडर OIDR के अंडर ये रजिस्टर्ड है। अभी आप समझिए, ये चीज़ों को रजिस्टर कराने के लिए आपको लगता है बड़ा इजी प्रोसेस होगा, आपको पता है इतने प्रोसेस पास करने पड़ते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कि आप कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे,
ठीक है। गवर्नमेंट के साथ आप टाई अप कर रहे हो, गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हो, ये टैक्सेशंस बनते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प करते हो। केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये भी प्रोवाइड करा रहे हैं। सीटीएफ, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंस कंप्लायंस, कुछ कंट्रीज में सीटीएफ के प्रोसेस को भी पास करना पड़ता है। कहीं पे फैटफ, एफएटीएफ गाइडलाइंस, इंटरनेशनल फाइनेंस क्राइम प्रिवेंशन, ये भी पास करना पड़ता है। एफसीए को, जैसे इंडिया में सेबी है ना, सो एफसीए के द्वारा रेगुलेशंस लेनी पड़ती है ट्रेडर्स को, अगर ट्रेड करना है उसके द्वारा इनके ट्रेडर्स रेगुलेटेड हैं। सो इनके पास रेगुलेटरी बॉडीज हैं, मतलब कि रजिस्ट्रेशन हैं जो टिके हुए हैं, हवा में नहीं है, हर जगह अपने आप को टिका कर बैठे हैं। अभी कुछ और लाइसेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर में कंपनी उन लाइसेंसेस को भी अचीव कर लेगी। जितने लाइसेंसेस को अचीव करेगी उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी ये आगे बढ़ेगी। फिर सिक्योरिटी एंड ऑडिट्स, जब हम क्रिप्टोस की बात करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी या ऑडिट है। देखो, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पे एक रजिस्टर्ड फर्म बैठी है सेबी, जो देखती है कि भाई हाँ, ये एक्चुअली में कंपनी काम करती है, इनके फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, सही में अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फिर जाकर कंपनी उनको रजिस्टर कराती है। वैसे ही जब वेब 3.0 की किसी क्रिप्टो कंपनी की, जहाँ मेटावर्स के रिलेटेड कंपनी की बात करते हैं, तो उनकी भी एक सिक्योरिटी, बड़ी क्रिप्टोज हैं बनती हैं, बड़ा कुछ बनता है, लेकिन उनकी कोई सिक्योरिटी ऑडिट्स नहीं होते। इनकी सिक्योरिटी ऑडिट सर्टिक के द्वारा हुई है। सर्टिक एक ऐसी चीज़ है, वैसे आपको मेरे ख्याल से डिटेल में वरिंदर सर, अनुराग सर बताते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूँ। सर्टिक एक ऐसी कंपनी है जो क्रिप्टोस को मतलब कि ऑडिट देती है कि हाँ भाई, ये एक्चुअली में सही में काम कर रही है। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मैं ये कह रहा हूँ, इनके कॉइन्स या टोकन को ऑडिट नहीं किया, इनकी ब्लॉकचेन को ऑडिट किया है। जो ब्लॉकचेन रन हो रही है ना, ब्लॉकचेन जो, मतलब कि ब्लॉकचेन ही मेन कंसेप्ट होता है, क्रिप्टोस तो बहुत बन जाती हैं, ब्लॉकचेन अगर आपके पास जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है उनको ऑडिट किया है। ये दिखाता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। ये की बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी रहती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वल्नरेबिलिटीज रहती है, एक्सप्लॉइट से रहती है, बिल्ड्स यूजर एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथन्स द फाउंडेशन फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ। ये की बेनिफिट्स रहते हैं। Security through the CertiK audit makes the meter fundamentally strong and reliable for the long term. आपको पता चलता है कि यार, अगर सर्टिक इतनी बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी जो सबको कर रही है, वो ऑडिट दे रही है, ऑब्वियसली उन्होंने हमसे ज़्यादा एनालिसिस किया होगा। जितना मैं नहीं एनालिसिस कर सकता, उससे ज़्यादा वो एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनको पता है कि ये सही है, तभी वो ऑडिट कर रही हैं, ऐसे नहीं कर रही। फिर मैनेजमेंट स्ट्रेंथ एंड विजन। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है, अगर उसके पास स्किल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी अच्छी नहीं चलेगी। आप चीज समझिए, जो इनका मैनेजमेंट है ना, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, उनको पता है कि अप एंड डाउन्स में कंपनी कैसे रन करते हैं। कंपनी, हर हर कंपनी में फेसेस आते हैं, इनके पास भी आए गए, और ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अप एंड डाउन आते रहेंगे। अगर ड्राइवर अप में तो ठीक है, सभी साथ रहते हैं, अगर डाउन आते वक्त ड्राइवर इधर उधर गाड़ी को कर दे, तो आप सभी को लेकर जा नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर कोई स्किल्ड वहां पे ड्राइवर है, वो आपको मैनेज करेगा, आप सभी को सुरक्षित लेकर जाएगा। वो जो आपके बंदे, उनके पास क्या है, जो कंपनी को रन कर रहे हैं, उनके पास एक्सपर्टीज है ब्लॉकचेन की, एआई की, ट्रेडिंग की, मार्केटिंग की, कैसे किसी कंपनी को बड़ी कंपनी के साथ कोलैब करना, कैसे लेकर आना है, कैसे कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन करना है, कैसे रेगुलर उनको इंफॉर्मेशन देनी है, जूम कॉल्स को अटेंड करना है, सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम उनका सामने आना। अगर आप उनको मीट करना चाहते हो, प्रॉपर एक ऑफिस है उनका, ठीक है, हर एक चीज। अगर आप इनके ट्रेडर्स को मिलना चाहते, कोई भी कंपनी अपने ट्रेडर से नहीं मिलाती, उनको मिलने की अपॉर्चुनिटी देती है, सब कुछ आपके सामने रखती है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, आज जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं ना, वो आपके सामने है, कोई हिडन फेसेस नहीं है। बहुत बड़ी, जो भी कुछ लेकर आते हैं रोड मैप्स आपके साथ। अभी जैसे मैंने बात की के फाइनेंस के साथ, क्लीन फाइनेंस जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, वहां पे लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाले हैं। सो दैट आर नॉट द स्मॉल थिंग्स। कंपनी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करती है, स्ट्रेंथ लगाती है कि हम अपनी को वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनी बनाएं। ऐसे जो मैनेजमेंट होता है ना, इनका विजन होता है, इनका विजन पैसे की तरफ नहीं होता, पैसा सेकेंडरी रहता है। पैसा, मैं ये नहीं कहता कि किसी का विजन, इनको पैसा चाहिए नहीं, पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन उसके रिलेटेड विजन सेकेंडरी है। पहला विजन है कि अपनी कंपनी को कंपैरिजन में दूसरों से बेहतर कंपनी बनाना। ठीक है, अगर बेहतर बनेगी, पैसा खुद ब खुद पीछे आ जाता है, सेकेंडरी रह जाता है।
पहले आप अपने आप को उस सेक्टर में इतना स्ट्रांग कीजिए कि सभी लोग कहें कि यार दिस इज द कंपनी वी वांट टू गो फॉर। ठीक है, उसकी तरफ ये अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्हीं चीज़ों का टाइम रहने वाला है। जैसे एक और चीज़ बताता हूँ मैनेजमेंट की। दुबई ने अभी रिसेंटली टोकनाइजेशन की है प्रॉपर्टी का। आप टोकनाइजेशन कर सकते हो, मतलब कि ब्रेक डाउन करके प्रॉपर्टी को, बिल्डिंग को ब्रेक डाउन नहीं करना एक्चुअली में, उसके पार्ट्स को भी आप खरीद सकते हो, चार पांच बंदे रल के खरीद सकते हो। वो टोटली क्रिप्टोस के द्वारा, टोकनाइजेशन के द्वारा हो सकता है। कंपनी को जब भी पता चला कि ये हो सकता है, कंपनी ने टाइम नहीं लिया, फर्स्ट स्टेप लिया, एंटर हो गए, खुद के रियल स्टेट को टोकनाइजेशन में लेकर आने की अपनी एफर्ट कर रहे हैं। बिल्डिंग शुरू कर दी है, आने वाले समय में उसको टोकनाइजेशन में भी लेकर आएंगे। ठीक है, सो कंपनी अपनी तरफ से उस, मतलब कि ये मैनेजमेंट दर्शाता है कि कितनी स्ट्रेंथ रखता है, कितना विजनरी है, कि यार जो चीज़ वेब 3.0, जो चीज़ें भी आती हैं उनको इंक्लूड करो, एक्सक्लूड मत करो, तभी हम नंबर वन बनेंगे। हर चीज़ में हमें काम करना है। सो ये स्ट्रेंथ मुझे सबसे बड़ी लगती है। फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ अ मार्केट साइकिल। वैसे ये मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ, डिटेल में नहीं शेयर करना चाहता। मेनली क्या होता है, ये मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्ट से ही है। मेनली शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो, मैं सारे पॉइंट्स नहीं समझाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा, ये मैं और वीडियोस में भी समझाता हूँ। क्या होता है, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, दुनिया की कोई भी मार्केट, चाहे आपकी लाइफ का ग्राफ हो, आपका घर का बिजनेस हो, कोई भी हो, जहाँ तो ऊपर जाता है जहाँ नीचे जाता है, दोनों टाइम आते हैं। हर टाइम कोई चीज़ ऊपर नहीं जाती रहती। अगर आप सोचोगे, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, ऊपर ही जाता रहेगा, एक टाइम आता है वो नीचे भी आता है, फिर आता है, फिर अच्छा जाता है। अप एंड डाउन पार्ट है। लेकिन दिक्कत आती है जब नीचे आता है ना, तब आप कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, लोगों का डिसबिलीफ होता है नहीं चलेगी, ठीक है, ऊपर चलती रहती है, लोगों का ऑप्टिमिज्म बढ़ता जाता है, बिलीफ बढ़ता जाता है, यूफोरिया की तरफ जाता है, यूफोरिया दैट आई एम द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर, मेरी तरह कोई पैदा हो ही नहीं सकता जैसी चीज़ें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेकिन जब भी वो नीचे आने लगती हैं, वो एंशिटी आती है, पैनिक आता है, डिनाइल आता है, डरता है, ठीक है, भागता है। अगर यहाँ पे किसी कंपनी का शेयर गिर रहा हो, अमेजोन की बात कीजिए, अगर अमेजोन का शेयर गिर रहा है ना, 5.6 सेंट से गिर, $5.6 से गिरकर 26 सेंट तक आया था, गिरता आया था। ये चीज़ें उसमें भी आई थी, एनशीटी, डिनाइल, टाटा कंपनी में आई, एप्पल में आई, सभी कंपनी में आई। बट पॉइंट समझिए, जब नीचे आ रही थी, क्या कंपनी भी यही चीज़ें कर रही थी? क्या जब कंपनी का एसेट नीचे आया, क्या कंपनी यही कि कंपनी भाग रही है? अगर जब आप गिरता है ना कोई, आपकी अपनी लाइफ में देखिए, जब आप गिर रहे हो, अगर तब आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यार ठीक है बुरा हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, देखते जाएंगे, फिर बुरा हो गया, यार कुछ नहीं है, ठीक है छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब आपके लाइफ में कुछ गिरता, आप एनालिसिस करते हो क्यों हुआ, हमें खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें फिर से वापस आना है। वो कंपनी क्या करती है, नीचे जरूर आती है, लेकिन आने वाले टाइम में अप जाती हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का चार्ट खोल लो, सभी कंपनी के चार्ट ऐसे ही दिखेंगे, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे, जब उनका टाइम आता है, जब उनकी यूटिलिटी आती है, तब वो पीक पे होती हैं, जब उनकी डिमांड होती है। अब आप बात करो वेब 3.0, मेटावर्स, ब्लॉकचेन्स, अभी यार उनकी डिमांड कहाँ पे आई है? लोग तो यूज ही नहीं कर रहे। आप में से कितने लोग मेटावर्स को यूज कर रहे हैं? कितने के पास विजन प्रो होगा? मेरे ख्याल से रेयरली कोई भी नहीं होगा जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं। कितने लोग ब्लॉकचेन्स का यूज कर रहे हैं? कितने लोग ब्लॉकचेन्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? कोई भी नहीं। आज डिमांड नहीं है। लेकिन जब डिमांड आएगी, अमेजोन की 1998 में कंपनी आई थी शायद, तब उसकी कोई डिमांड नहीं थी, किसी के पास फोन ही नहीं था, क्या डिमांड आएगी? अमेजोन तो ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। सो लेकिन जब डिमांड आई, आज उसका शेयर पीक पे है। सो डिमांड की वेट कीजिए, अर्ली इन्वेस्टर बनना, ये साइकोलॉजी थी। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। जब मैं मैनेजमेंट को क्यों यहाँ पे स्ट्रांग मानता हूँ, जब कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है ना, कंपनी के एसेट्स के प्राइस नीचे जा रहे थे, कंपनी ने क्विट नहीं किया। कंपनी का ये टाइम तो कंपनी बहुत कुछ करती गई, मैंने देखा है कि बड़े लोगों ने पॉजिटिव। मैं खुद यहाँ पे आया हूँ कंपनी में, अगर आप कहो ना, मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं कोई पार्टनर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक छोटा मोटा इन्वेस्टर कह लीजिए कंपनी में हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर छोटा मोटा इन्वेस्टर भी हूँ, छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन मैं इस कंपनी का उतनी परसेंटेज का ओनर भी हूँ। मुझे पता होना चाहिए, जब उस कंपनी का प्राइस नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? वो भाग रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे। लेकिन जब उसका प्राइस नीचे आ रहा था ना, मुझे देखा,
कि यार इन्होंने फ्रैंक मुलर के साथ टाई अप किया, इन्होंने मेटावर्स बनाया, इन्होंने मास्टर कार्ड को लेकर आए, क्लियोस प्रो को लेकर आए, इन्होंने प्रोबोडेक्स को लेकर आए, ठीक है, ब्लॉकचेन की यूटिलिटीज को एक्सपेंशन किया, वीजा कार्ड को लेकर आए, अभी रियल स्टेट को लेकर आए हैं, अभी क्लीन फाइनेंस को भी लेकर आए हैं। गिरते हुए प्राइस के साथ ये रुक नहीं रही है, अपना काम कर रहे हैं। प्राइस डजंट मैटर कि कंपनी माड़ी है। बड़े लोग एनालिसिस करते हैं प्राइस नीचे आ गया दैट कंपनी इज द बैड। ये हर कंपनी का टाइम पीरियड होता है, ये ऑल ओवर सिचुएशंस होती हैं। अगर आप ऑल ओवर क्रिप्टो, वो ही राइज करेगा जो यहाँ पे काम करके गया। अगर जिन्होंने यहाँ पे काम नहीं ना किया वो कभी नहीं उठेंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे काम कर लिया ना, अब इन इस कंपनी की रियल वैल्यू यहाँ पे नहीं होती। इस की जब इनकी यूटिलिटी आ जाएगी, ये सभी चीजें बता रहा हूँ ना, ये चीजें मेटावर्स, मास्टर कार्ड, क्लियोस प्रो, जब इनकी असल में यूटिलिटी आ जाएगी, इसका प्राइस वहां पे आना है। टॉप को भी तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि भाई ये अपना काम कर रहे हैं। प्राइस उस वजह से नीचे नहीं गया, प्राइस गया है सेक्टर की वजह से, मार्केट प्रेशर्स की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लोगों के डिनाइल की वजह से। सेम चीज अमेजोन अमेजोन के साथ भी थी। उनके मालिक ने सिंपल कहा था, मुझे इससे मैटर नहीं करता प्राइस कहाँ जा रहा है, हमारा काम है काम करना, हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। इट डजेंट मैटर, हमारी जो वैल्यू है आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी। सो वैल्यू वापस आ गई, आज वो टॉप पे है। सेम ये टाइम पीरियड इनके साथ भी आएगा। सो फिर आता है रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज। ये मैं आपको पहले भी शेयर कर चुका हूं कि कंपनी के पास खुद के रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज हैं। कंपनी को आपके फंड के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। देखो सिंपल सा होता है, अगर मैं किसी को फंड देता हूँ, मुझे ये होता है कि यार कहीं पे मेरे फंड को घुमाकर किसी को दे रहे हैं, फिर उसको घुमाकर किसी को दे रहे हैं, देन दैट इज नॉट द गुड वे टू अर्न द मनी। ठीक है, आज नहीं तो कल वो जाएंगे। बट अगर उनके पास खुद का रेवेन्यू जनरेटिंग, फिर मैं एप्पल की बात करता हूँ। मैं एप्पल के शेयर इसलिए खरीद रहा हूँ, अगर उनको पैसे दे रहा हूँ, मुझे पता है उनके प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, उनको मेरे पैसे से इतना मतलब नहीं है। मेरा पैसा ग्रो कर जाएगा, लेकिन उनके प्रोडक्ट बिक तो रहे हैं ना मार्केट में। सो कंपनी के पास इतने सोर्सेज हैं जो आपको बताया, ये सभी से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। चाहे एफिलेट हो, चाहे मार्केट, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड हो, वहाँ से इनको कुछ परसेंटेज का प्रॉफिट आता है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट आता है, एनएफटी से प्रॉफिट आता है, क्लियोज कम्युनिटी से ये चार्ज करते हैं। अगर आपको क्लियोज ट्रेडिंग सीखनी है वहाँ पे चार्जिंग है, ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन होती हैं, नए प्रोजेक्ट आते हैं, कंपनी को रेवेन्यू है, प्रोबो टैक्स है। सभी जगह कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सो कंपनी अपनी तरफ से एक सिस्टम बनाकर बैठी है, आने वाले टाइम में बड़ी कंपनीज के साथ और कोलैब कर रही है, वहां से रेवेन्यू और भी जनरेट होगा। सो कंपनी का फोकस वहां पे है। फिर आता है एसेट स्ट्रेंथ। मैं 5 मिनट और लूंगा, 1 घंटे में कोशिश है आज की कि इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। एसेट स्ट्रेंथ, कंपनी के पास एसेट स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, अभी सिंपल सी बात है, कंपनी के पास फिजिकल एसेट्स है। रिसेंटली कंपनी का जो पहले का ऑफिस ऑफिस था, उससे 10 टाइम्स बिग ऑफिस कंपनी ने रिसेंटली बनाया है। ट्रेडर्स बैठे हैं, हार्डवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ। मेनली आपको ऑफिस नहीं दिखते ऐसी कंपनीज के, ये बैठे हैं। आप मिलना चाहते हैं, जाइए मिलिए। इनके पास डिजिटल एसेट्स है, M20वर्स है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज है, प्रोबोटेक्स है, टोकन की यूटिलिटी है, ठीक है, स्ट्रेंथ है इनके पास। ये स्ट्रेंथ्स होती हैं इनके पास। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, ये एक सेगमेंट में काम नहीं कर रहे, सभी उस सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। किसी को फिजिकल एसेट चाहिए, अभी ये रियल स्टेट में भी आ चुके हैं, वो भी वन ऑफ द पार्ट रियल स्टेट है। वहां से अलग से रेवेन्यू जनरेट होगा, और वहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। जिस एरिया में वो बैठे हैं, वहां पे रेवेन्यू हाई लेवल के जनरेट होते हैं, ठीक है, एक पॉश एरिया है। टोकन यूटिलिटी जब आएगी, मेटावर्स, रेवेन्यू जनरेट। सो इनके पास एसेट स्ट्रेंथ्स है। एसेट बैक यूटिलिटी डिस्टिंग्विश मीथर फ्रॉम द स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट। ये कोई स्पेकुलेटिव नहीं है कि भाई 4% कहाँ से दे रहे हैं, 8% कहाँ पे से दे रहे हैं, इनको आपके उस फंड से मैटर नहीं है वो। लेकिन उनका फाइनेंस का एक सेगमेंट है, सेक्टर है। इनके पास खुद की एसेट की स्ट्रेंथ है। फिर हम आते हैं इकोसिस्टम ग्रोथ एंड कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है, ये फिर कह रहा हूँ, ये स्लाइड मेरी बहुत पुरानी है, ये 75 के करीब पहुंच चुकी है। प्रेजेंट टाइम इनकी कम्युनिटी मेंबर, मेरे ख्याल से शायद मेरा थोड़ा बहुत एरर हो, लेकिन 70 लाख प्लस तो जरूर है, 75 लाख के करीब होंगे कम्युनिटी मेंबर्स हैं प्रेजेंट टाइम। सिंपल सी बात है यार, जिनकी कम्युनिटी बड़ी होती है ना, उनके साथ बड़े ब्रांड्स भी कोलैब करते हैं। अगर किसी इंस्टाग्राम किसी के फॉलोअर ज़्यादा हैं, विराट कोहली है, कोई और है, जो भी सेलिब्रिटी है, उनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज क्लैप क्यों करती है? उनको पता है कि उनके पास कम्युनिटी है।
कम्युनिटी उनको कैसे दिखती है? उनके बायर्स, उनके प्रोडक्ट्स के बायर्स। जितने बड़े ब्रांड्स उनके साथ कोलैब करते हैं, उतनी उस बंदे की भी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। सो कंपनी के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि बड़े बड़े ब्रांड्स आज भी कोलैब कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी करेंगे। जब ये बड़ी वैल्यू में एक चले जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हमारे इतनी बड़ी कम्युनिटी है, बड़े बड़े ब्रांड्स इनके मेटावर्स में आएंगे। ये सब देखो, कम्युनिटी के बिना में दुनिया में कोई काम नहीं होता। आपको कोई भी बिजनेस करना है, अगर आप दुकानदारी भी करते हो, अगर आपके पास कोई दुकान में खरीदने नहीं आएगा, कोई कम्युनिटी नहीं होगी, अगर आप कहीं खेतों में जाकर कोई अपनी दुकान कपड़े की खोल कर बैठ जाओ, कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। आपको वहां पे खोलनी पड़ेगी, यहाँ पे कम्युनिटी है आपकी, आपके लोग हैं, आपसे खरीदने आएंगे क्योंकि आपको जानते हैं, ठीक है। सो सिमिलर वे में अगर कंपनी के पास कम्युनिटी है बड़ी, तो बड़े बड़े ब्रांड्स कोलैब कर रहे हैं। एक्टिव आईबीआई नेटवर्क है, आप लोग जुड़े हुए बड़े लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, ठीक है। क्लियोस बिल्ड्स लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, क्योंकि क्लियोस एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की टीम है, रियल यूजर यूजर बेस यूजिंग द प्रोडक्ट डेली। इनके प्रोडक्ट्स डेली यूज हो रहे हैं, ये नहीं अभी मास्टर कार्ड्स की बात करें, अनदर कुछ चीज़ों की बात करें, वीज़ा कार्ड की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें, प्रोबोटेक्स की बात करें, ये रेगुलर यूजेज वाली चीज़ें हैं। सो दे आर वर्किंग ऑन दैट। फिर हम बात करते हैं लास्ट में मोड्स की। अभी मोड मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। जब पुराने टाइम में युद्ध होते थे, जंग होता था, तो क्या होता था? कोई भी महल है, ठीक है, तब पुराने टाइम में लड़ाई होती तो वो अपने आले सराउंडिंग में एक पानी का गड्ढा बना देते थे। क्या था ये एक मोड़ था कि कोई भी साइड से हमला ना कर पाए, सिर्फ एक डायरेक्शन हो हमला करने के लिए, उनको टैकल करना इजी है। लेकिन अगर सभी साइड से आएंगे तो वो ढह जल्दी हो सकते हैं, जल्दी गिर सकते हैं। सो जो लोग मोड्स को जीत यूज करते हैं ना, तो उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। वो जल्दी गिराए नहीं जा सकते, वो इंडस्ट्री में टिकते हैं। सिमिलर वे में जो मीथर है, इन्होंने अपने मोड्स तैयार किए हुए हैं। अभी ये फिर कह रहा हूँ, ये मेरी पुरानी स्लाइड्स हैं, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं अपग्रेड जरूर करता। ये अर्जेंटली मुझे मीटिंग मिली क्योंकि हमारे जो मेन ट्रेनर्स हैं, साइवन सर और अनुराग सर, वो बिजी हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट टाइम इनके पास इकोसिस्टम है, ठीक है। तो मुश्किल है। इकोसिस्टम मतलब कि मल्टीपल सोर्सेज हैं इनके पास जिनमें ये काम कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। खुद का मेटावर्स है, कोई थर्ड पार्टी मेटावर्स के साथ काम नहीं कर रहे। प्रोबोटेक्स है, ठीक है, जो इनका खुद का टेक है, ठीक है, प्रोप्राइटरी टेक है, मतलब कि जिससे ट्रेडिंग करके लोगों को फंड जनरेट, फाइनेंस में काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं ये भी एक इनका मोट है, ठीक है। मास्टर कार्ड के साथ वीज़ा कार्ड, जिनकी ये सर्विस ले रहे हैं, पेमेंट रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। आज के समय में लोगों को ये नहीं पता चलता क्रिप्टो का करना क्या है, कैसे उनको फियाट करेंसी में इजी वे दे रही है। अगर आपके पास क्रिप्टो है भाई, कार्ड में डालो, वो फियाट बनेगा। सो एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। नेटवर्क है इनके पास, ये बहुत बड़ी चीज है। रजिस्ट्रेशंस है, प्राइसिंग पावर है। प्राइसिंग पावर क्या होता है कि जब आपकी फ्यूचरिस्टिक डिमांड बढ़ती है, आप अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस भी बढ़ा सकते हो। ये बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये तब होता है जब डिमांड आती है। ये ऐसा कोई कमोडिटी का सेक्टर नहीं है कि आप प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे। ये टोटली एक ऐसा सेक्टर है जिसकी प्राइसिंग डिपेंड करेगी डिमांड के ऊपर। कंपनी को बहुत बड़े रेवेन्यू, अभी यहाँ पे सभी मोड्स नहीं लिखे हुए हैं, अभी तो के फाइनेंस सेक्टर के लिए फाइनेंस के साथ आ चुके हैं, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स ऐड हो चुकी हैं। कुछ अभी रियल स्टेट फिजिकल वर्ल्ड इनके साथ आ चुका है, जिसमें टोकनाइजेशन आ चुकी है। वो सभी मोड्स हैं। कोई आप वेब 3.0 की कंपनी देखिए, क्रिप्टो की कंपनी देखिए, रियल स्टेट में काम कर रही है, टोकनाइजेशन कर रही है, इन इतनी चीज़ों में काम कर रही है, रेयरली कोई नहीं दिखेगी, ठीक है। मैं आपको सिंपल ये दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी क्या कर रही है। मैंने आपके साथ एक बार भी बात नहीं की प्रॉफिट की, कंपनी क्या प्रॉफिट दे रही है, कैसे कर रही है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज द कंपनी, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्या बिजनेस मॉडल है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपके लायक ये कंपनी है या नहीं है। आप डिसीजन ले सकते हो, ये आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपको बताना व्हाट द कंपनी इज रिसेंटली डूइंग, कहाँ पे स्टैंड करती है, ताकि आपका बिलीव, आपकी सिक्योरिटी, आप जिसको आपके क्वेश्चन या सामने वाले क्वेश्चन आते हैं आपके क्लियर हों, ठीक है। सो मीथर इज अ पावरफुल बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मीथर का बिजनेस मॉडल क्या है,
रियल यूटिलिटी प्रोडक्ट्स है, प्रोबोटेक्स M20 वर्स, एम कॉइन राइजर, स्केलेबल रेवेन्यू थ्रू द सब्सक्रिप्शन ट्रेडिंग टूल्स, NFTs, लैंड सेल्स, टोकन इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड इनटू द रियल यूज एक्टिविटी। ये मीथर के मेन बिजनेस मॉडल हैं जो अभी तक रेयरली कोई कंपनीज कर पाई हैं, रेयरली। और उसमें ये बहुत आगे जा रहे हैं, अच्छी बात है, जा रहे हैं, मुझे तो ये चीज़ें पसंद है। बाकी आप अपना एनालिसिस कीजिए। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्यों कहता हूँ? सर्टी के द्वारा ऑडिट है, ट्रांसपेरेंट इनके ऑपरेशंस है, पब्लिक कम्युनिकेशन है, ठीक है। मैनेजमेंट को मैं जानता हूँ कि कितने हाईली ये काम कर रहे हैं, आपके सामने है। इतनी इतनी बड़ी कंपनी के साथ कोलैब करना इजी बात नहीं होती। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजन को लेकर आ रहे हैं, कम्युनिटी फोकस्ड एंड इनोवेटिव ड्रिवन, इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं आने वाले समय में जिसकी डिमांड बढ़े, ठीक है। सो मीथर इज नॉट अ शॉर्ट टर्म हाई प्रोजेक्ट, पहले बता दूं ये कोई शॉर्ट टर्म हाई प्रोजेक्ट नहीं। अगर आप सोचते हो कि ये कोई पंप एंड डंप हाइप है, आएंगे तो एक ही दम इसमें को बहुत बड़ी चीज बन जाएगी, या एक ही दम कुछ खत्म हो जाए, ये ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं। ये एक टोटली कंपनी है, एक वर्क कर रही है फ्यूचरिस्टिक डिमांड के ऊपर, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनी चाइनाज बड़े बड़े सेक्टर्स काम कर रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी के। ये कोई हाइप नहीं लेकर आ रहे, एक रियल प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं जिसके प्रति ये ट्रांसपेरेंट है, रेवेन्यू जनरेटिंग है, फ्यूचर रेडी बिजनेस को लेकर आ रहे हैं विद द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड अ पावरफुल बिजनेस मॉडल। सो ये सभी चीजें आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आपको दिखे कि ये कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। सो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि ये कंपनी कैसे है, कि जो गाड़ी कैसे है, बिजनेस मॉडल में हम गाड़ी की बात कर सकते हैं जो ऑफ रोडिंग के ऊपर जा रही है, और उसको चलाने वाले कैसे हैं, ये कैसा प्रोजेक्ट है। आपको क्लियरेंस होनी चाहिए। प्रॉफिट्स की बात बात में, बने या ना बने, पहले मुझे ये होता है कि मैं सेफ हूँ, ठीक है। मैं उस कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ जो एक्चुअली में रियल में कुछ काम कर रही है, बिजनेसेस हैं जिसके कुछ स्टॉप नहीं कर रहे, अपने आप को इनोवेट करते ग्रो ही करते जा रहे हैं। सो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी कंपनी के साथ जुड़ता हूँ। बाकी आप खुद का एनालिसिस कीजिए, आपने अपनी तरफ से देखना है कि भाई आपके एनालिसिस क्या कहते हैं। अगर अच्छे लगते हैं देन दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट प्रोजेक्ट, नहीं लगते हैं तो एनालिसिस कीजिए। आपको अगर इससे बेटर कुछ मिलता है तो आप उसकी तरफ जाइए, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। सो लास्ट में शुक्रिया ही आस करता हूँ। आज मैंने पहली बार कोशिश की है, फिर भी थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गया, लेकिन अच्छे टाइम में अपने PPT को ख़त्म किया है। सो शुक्रिया ही।